Hello, greetings to all of you. Welcome to Imbibe Achieve Defense Exams YouTube चैनल। रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस। और आज हमारा करंट अफेयर्स है भाई साहब 28 अक्टूबर 2022। तो 28 अक्टूबर 2022 का आज हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। और करंट अफेयर्स जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बिना भाई साहब सब सुना। तो करंट अफेयर्स ना तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में मदद नहीं करता, बल्कि ये आपको रिटन के बाद जो एसएसबी होते हैं डिफेंस के एग्जाम में या इंटरव्यूज होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, तो वहां पर आपको जो है इंटरव्यू में भी ये बहुत मदद करता है, एसएसबी में मदद करता है। तो ये मत सोचिएगा कि जो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसका सिर्फ एक फायदा नहीं, इसके मल्टीपल फायदे होते हैं। कोई भी एग्जाम है उसका रिटन निकालने में मदद करेगा, उसका इंटरव्यू निकालने में मदद करेगा, और उसके बाद जो तीसरी सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि करंट अफेयर्स बनकर पढ़कर जो है आप देश के एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बनते हैं। तो देश का एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बनना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम को भारत में देने जा रहे हैं तो लगभग 12 महीने का करंट अफेयर्स हमेशा करके जाइए, जिसमें से लास्ट के 6 मंथ्स को सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है वो लास्ट के 6 मंथ से ही आता है। उसके बाद 7 से लेकर 9 महीने पर जाएंगे तो 30% और क्वेश्चंस मिलेंगे, और 10 से लेकर 12 महीने तक जाएंगे तो आपको 10% क्वेश्चन और मिलेंगे। पहला एक ऐसा समय था कि जब 1.5 साल और 2 साल के करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब करंट अफेयर्स बेसिकली जो है वो 6 महीने के सबसे ज़्यादा आते हैं और मैक्सिमम 12 मंथ्स तक ही एक्सटेंड होते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले आता है भाई साहब हमारी एम्बाइब की ऐप। अगर आप लोगों ने एम्बाइब की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो भाई साहब आज ही जाइए और जाकर एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एम्बाइब की ऐप आपको प्ले स्टोर पर और iOS स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अवेलेबल है। सारी की सारी किताबें आपके लिए लाइव हैं। आप जो है बेटा लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी अचीव जर्नी बना सकते हैं, अपनी तैयारी को महा तैयारी और अपने अचीवमेंट को महा अचीवमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम ये बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई करने के बाद नोट्स पढ़ने की आदत होती है। देखो बेटा सबका अपना अपना एक तरीका है। बहुत सारे लोग क्लास पढ़ने से ही समझ जाते हैं, बहुत से लोगों को क्लास पढ़ने के बाद भी नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर जुड़िए, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। मतलब बेसिकली क्या है ना कि कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई के माहौल में रहना ज़रूरी है, और इस टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपको पढ़ाई के माहौल से जुड़े रखेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़िए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं एनडीए और अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। तो एनडीए अग्निवीर एग्जाम का ये हमारा शेड्यूल है बच्चों। उसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम का हमारा ये शेड्यूल आपके सामने दिया हुआ है, इसको हमेशा नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बोल रहे हैं हम कैसे मान लें, इसका प्रूफ चाहिए। तो बेटा प्रूफ ये है। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी सीडीएस 2 2022 हुआ, तो ये 4 सितंबर को हुआ था। तो आप देखिए अगस्त से क्वेश्चन था, जुलाई से था, जून से था, उसके बाद मार्च से था। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इधर से हैं। जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चनों की संख्या कम होती जा रही है।
तो जितना ज्यादा आप एग्जाम के करीब होंगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये था भाई जानकारी। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जो कि लेकर आई हैं मेरी सहयोगी एमबी। जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को मिला 100% टैप वाटर कनेक्शन। अब ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगी वाटर प्रॉब्लम। इंडिया की बायोटेक रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने जीएम मस्टर्ड को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए दिया अप्रूवल। यह होगा देश का पहला ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप। दुनिया की क्लीनेस्ट बीचेस की लिस्ट में शामिल हुई इंडिया की 2 मोर बीचेस। लक्षद्वीप की मिनीकॉय ठुंडी बीच और काडमांड बीच को मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। टाटा और एयरबस मिलकर बनाएगा C295 MW एयरक्राफ्ट। वडोदरा में पीएम मोदी करेंगे इंडिया की पहली C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास। इंडिया ने होस्ट की यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म मीटिंग। काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस थीम में होगी चर्चा। तो हेलो, वेलकम बैक, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। भाई साहब देखो, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भाई मुझे मालूम तो चले कि आप लोग सिर्फ कहते हैं या वाकई में पढ़ाई भी करते हैं। तो वाकई में पढ़ाई करते हैं या नहीं करते, इसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ डर्टी बॉम्ब्स? रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस, पैलेट बॉम्ब, रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर डिवाइस या डायनामाइट एक्सपोजर डिवाइस? आपको बेटा ये बहुत अच्छे से मालूम है, ये डर्टी बॉम्ब्स जो हैं इसका आरोप लगाया है व्लादिमीर पुतिन ने कि यूक्रेन जो है, रशियन यूक्रेन वॉर में इस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो बेसिकली ये रेडियोलॉजिकल जो हैं डिस्पर्सल डिवाइसेस होती हैं। राइट आंसर इज ए। दूसरा क्वेश्चन है, A critically endangered plant species named Almania was spotted after 188 years in which of the following state? हाँ जी, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है जिसका नाम है अल्मानिया, जिसे 188 साल के बाद स्पॉट किया गया। जल्दी बताइए, आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि पहले जो है इसे स्पॉट किया गया था, उसके बाद 188 साल बाद इसे दोबारा स्पॉट किया गया है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू IUCN और इसे जो है केरला में स्पॉट किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, द कटराज ज़ूलॉजिकल पार्क इट्स गोइंग टू इंपोर्ट ग्रैंड ज़ेब्रास फ्रॉम अफ्रीका, सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जल्दी बताइएगा। ये कटराज बायोलॉजिकल पार्क, जिसे राजीव गांधी ज़ूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो है ग्रैंड ज़ेब्रास को जो है इंपोर्ट किया जाएगा अफ्रीका से। ये कहाँ पर स्थित है जल्दी बताइए? कटराज ज़ूलॉजिकल पार्क ये आपका पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ए। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यूटी। जल्दी बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ है ना, सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि जंगलों के बाहर भी लगाए जाए। तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम ये कहां पर लॉन्च किया गया? जल्दी बताइएगा। हरियाणा, राजस्थान, आसाम या तमिलनाडु? जल्दी बताइएगा। तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो कार्यक्रम है इसे आसाम में लागू किया गया। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर सी हो जाएगा। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? हाँ जी, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो वीडियो हेरिटेज। हाँ जी, जल्दी, जिसे WDAH के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डे है ताकि हमारे ऑडियो विजुअल जो हैं उनको जो है प्रिजर्व किया जा सके हेरिटेज के तौर पर। ये बेटा आपका 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सबने सही जवाब दिए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली खबर, नेशनल इंटरेस्ट। ये देखिएगा, JJM गुजरात अचीव्स 100% टैप वाटर कनेक्शन। JJM तो आप जानते होंगे बेटा, जल जीवन मिशन। आपको सोच के हैरानी होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सबके घर में नल होते हैं। बेटा ये हम और आप जैसे लोग हैं उनके घरों में नल है,
लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां पर लोगों के घरों में नल नहीं, मतलब टैप नहीं है, टैप वाटर कनेक्शन नहीं। मतलब लोग आज भी पानी की तलाश में जो है किलोमीटर्स का सफ़र करते हैं। आप सुबह देखते होंगे महिलाएं जो हैं बर्तन उठाकर किलोमीटर्स का सफ़र करती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी पानी की जो है बेटा शॉर्टेज है, जहाँ पर घरों तक जो है टैप वाटर कनेक्शन नहीं। तो जल जीवन मिशन हमारे देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है, जिसका सपना था कि भारत में फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए पूरे देश में, जिसमें इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए गुजरात अब बना है 100% टैप वाटर कनेक्शन में। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट हैज अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर द जल जीवन मिशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% टैप वाटर है। मतलब अब गुजरात के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को पानी की तलाश में, जो कहते हैं ना, पानी की तलाश में नदियों तक या दरिया तक जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में टैप वाटर कनेक्शन है, 100% अचीव किया है गुजरात ने। ठीक है, पहले भी कई राज्य कर चुके हैं। अब देखिए, व्हाट इज जल जीवन मिशन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2019। द मिशन टारगेट्स टू मेक अवेलेबल 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन एवरी डे टू ईच रूरल हाउसहोल्ड थ्रू हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024। तो जल जीवन मिशन जो है, इसकी शुरुआत सन 2019 में हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। और इसका मकसद है कि भारत में सन 2024 तक हर घर में, हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी मिले रूरल एरियाज में। तो ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी मिले थ्रू टैप वाटर। तो ये कहा गया था 2024 तक, हालांकि गुजरात ने 2022 में ही इसे अचीव कर लिया है। ठीक है, इट एंश्योर्स फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड वाटर कनेक्शंस, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अदर स्टेट ड्यूटीज विच हैव अचीव 100% टैप वाटर कनेक्शन। तो कौन कौन अचीव कर चुका है? दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, हरियाणा, गोवा और तेलंगाना। ये हमारे भारत के स्टेट्स और यूटीज हैं जो ऑलरेडी जो है इस अचीवमेंट को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरीज हमारी इसमें ज़्यादा हैं। स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, गोवा और तेलंगाना के साथ अब गुजरात भी इसमें शामिल हो गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने 100 वाटर टैप वाटर कनेक्शन को अचीव किया है रूरल एरियाज में। तो राइट आंसर विल बी गुजरात। ठीक है, चलिए दूसरी खबर यहां पर देखिए बहुत अच्छी आ रही है। जीएम मस्टर्ड गेट्स अप्रूवल फॉर फील्ड कल्टीवेशन। ये देखिएगा, जीएम मस्टर्ड गेट्स अप्रूवल फॉर फील्ड कल्टीवेशन। ठीक है, तो इंडियाज बायोटेक रेगुलेटर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है, तो भारत के बायोटेक रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर्स आप मालूम होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं किसी भी सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, कैपिटल मार्केट का सेबी है, इंश्योरेंस का आईआरडीए है, टेलीकॉम का ट्राई है, सिविल एविएशन का डीजीसीए है। तो ये रेगुलेटर्स हैं। उसी तरह हमारे देश में जो बायोटेक हैं उनके रेगुलेटर्स जो हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसे AGEAC कहा जाता है, हैज अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड टेक्निकली कॉल्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, पेविंग द वे फॉर द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, तो जीएम मस्टर्ड नाम की एक सीड है जिसे आप धारा मस्टर्ड भी कह सकते हैं, या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH के नाम से भी जाना सकता है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक है, तो ये नाम दिया गया है, इसको कल्टीवेशन के लिए दे दिया गया है, कमर्शियल कल्टीवेशन इसके लिए हम कर सकते हैं। और सरसों का इस्तेमाल हम सबके घरों में भी होता है। सरसों का तेल आप जानते हैं जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। तो ये मस्टर्ड की एक बहुत अच्छी वैरायटी है और इसे हमारे देश में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसे GEAC कहते हैं, उसने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है बच्चों, आगे अब यहां पर बात आती है, व्हाट इज हाइब्रिड मस्टर्ड। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट वैरायटीज दैट कैन इवन बी फ्रॉम द सेम स्पीशीज। द फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सच क्रॉसेस टेंड टू हैव हायर यील्ड्स देन व्हाट आइदर पेरेंट कैन इंडिविजुअली गिव। Such hybridization isn't easy in mustard as its flowers have both female and male reproductive organs, making the plant largely self-pollinating। ठीक है,
तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए, ठीक है, जब क्रॉस पॉलिनेशन करा के कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाए तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन से जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसे हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। तो जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड 11 याद रखिएगा, DMH 11, ठीक है बच्चों। हाँ जी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं भारत की, द कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली 8.5 to 9 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल एनुअली while importing 14 to 14.5 metric ton, ठीक है, मिलियन टन, that entailed a record foreign exchange outgo of 18.99 बिलियन इन द फिजिकल ईयर 2022। अब देखिए, अब भारत में अगर आप देखेंगे तो जो मस्टर्ड ऑयल है उसका कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे देश में करीब करीब 23 मिलियन टन के आसपास है। तो 23 मिलियन टन के आसपास ये कंजम्पशन है हमारे देश में, जिसमें से 8, साढ़े 8, 9 मिलियन टन तो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन बाकी 14, साढ़े 14 मिलियन टन जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जब इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। फॉरेन करेंसी देने का अपना एक नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ आप फॉरेन करेंसी देते हैं तो डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर पड़ता है। तो हर साल भारत जो है वो करीब करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर्स खर्चा करती है मस्टर्ड के इंपोर्ट पर। लेकिन क्योंकि अब ये हाइब्रिड जो सीड आ गई है, इससे हो सकता है कि हमारे यहाँ मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़े, जिससे हमें जो है बेटा इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो DMH याद रखिएगा, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये सीड का नाम है और इसे जो है कमर्शियल यूज के लिए सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट, 2 मोर इंडियन बीचेस रिसीव ब्लू फ्लैग। क्या बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप जानते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है, आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ये जो बीचेस हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बीचेस हैं, तो इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। और 2 नई बीचेस लक्षद्वीप की जो हैं उन्हें ऐड किया गया है, जिसमें मिनीकॉय ठुंडी बीच और काडमंड बीच को ऐड किया गया है, ठीक है। तो 2 इंडियन बीचेस, मिनीकॉय ठुंडी बीच एंड काडमंड बीच लोकेटेड लक्षद्वीप have received the international eco label blue flag, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change informs। तो मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखिएगा, जो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिसे MOEFCC कहते हैं, विद द न्यू एडिशंस द टोटल नंबर ऑफ इंडियन बीचेस सर्टिफाइड अंडर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज नाउ 12। तो भारत में टोटल अब 12 बीचेस जो हैं वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आ गई हैं। तो भारत में अब टोटल 12 बीचेस जो हैं वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर आ गई हैं, जिसमें 2 नई जोड़ी गई हैं, जिसमें मिनीकॉय ठुंडी बीच और काडमंड बीच को ऐड किया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ब्लू फ्लैग बीचेस क्या हैं बेसिकली और इन्हें कौन देता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल अकॉर्डेड बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। तो FEE नाम की है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क में स्थित है। तो फाउंडेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जिसे FEE कहते हैं, ये डेनमार्क में स्थित है और यही देता है। द आइकॉनिक ब्लू फ्लैग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड्स फॉर बीचेस, marinas and sustainable boating tourism operators. In order to qualify for the blue flag, a series of stringent environmental, educational, safety and accessibility criteria must met and maintain। तो ये काफ़ी अच्छा है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है और भारत की 2 नई बीचेस को मिला है। टोटल नंबर ऑफ बीचेस जो हैं वो इसमें 12 हो गई हैं। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत में सबसे पहली बीच कौन सी थी, फर्स्ट बीच जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फर्स्ट बीच जिसे हमारे देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा। तो पहली बीच जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भारत में दिया गया था उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन डिफेंस। अब देखिएगा, टाटा एंड एयरबस टू मेक C295 MW एयरक्राफ्ट फॉर IAF। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो टाटा आप जानते हैं हमारे देश की लीडिंग कंपनीज में से शामिल है और एयरबस दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, आप जानते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बोइंग और एयरबस दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। तो IAF जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बनाएंगे, याद रखिएगा, टाटा और एयरबस मिल करके, जिसका नाम है C295MW, ठीक है। इन अ मेजर बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड डोमेस्टिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स एट वडोदरा इन गुजरात ऑन October 30th। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। बेटा, ये फाइटर प्लेन्स नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो सामान ले जाने काम आते हैं, लोगों को ले जाने के लिए, इन सब चीज़ों में काम किए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है C295MW। इसका पूछा जा सकता है कि प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो प्लांट जो है गुजरात के वडोदरा में लगाया जाएगा और यहाँ पर टाटा और एयरबस मिल करके इसको ऑपरेट करेगी, ठीक है। अब द सी, ये देख सकते हैं बेटा, C295MW इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ 5 to 10 कैपेसिटी with contemporary technology that will replace the aging Avro aircraft of IAF। तो बेसिकली 5 से 10 टन की कैपेसिटी इस एयरक्राफ्ट की होती है और हमारा जो एजिंग एवरो एयरक्राफ्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा। इट हैज़ अ रियर रैम्प डोर फॉर क्विक रिएक्शन एंड पैरा ड्रॉपिंग ऑफ ट्रूप्स एंड कार्गो। इट इज एबिलिटी इंक्लूड शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसेस। तो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर रियर डोर भी होता है। अब रियर डोर में क्या होता है, यहाँ से बेटा ये खुल जाता है। अब यहाँ से जब ये खुल जाता है ना, तो यहाँ से पैराट्रूपर्स को ड्रॉप किया जा सकता है, सामान ड्रॉप किया जा सकता है, तो पीछे से भी खुल जाते हैं, याद रखिएगा। तो रियर रैम्प ड्रॉप डोर होता है इसमें, क्विक रिएक्शन के लिए, पैरा ड्रॉपिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर होगा। C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 5 से 10 टन की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। आगे, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम the C295 aircraft will be manufactured outside Europe. This is very significant for the domestic aerospace sector. The aircraft will be able to operate from advanced landing grounds and even unprepared runways, and it can carry around 40 से 45 paratroopers, around 70 पैसेंजर। अब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी छोटे रनवे चाहिए होते हैं, और जहाँ पर रनवे बहुत अच्छे नहीं हैं, सरफेस नहीं है, वहाँ से भी टेक ऑफ कर सकता है। ये जो है 40 से 45 पैराट्रूपर्स और करीब 70 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, याद रखिएगा। तो ये पहली बार होगा जब यूरोप के बाहर ये बनाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है भाई साहब। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेरर मीट मुंबई और दिल्ली में की जा रही है, पहली बार, बहुत अच्छी बात। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सबसे पावरफुल बॉडी है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, आपको मालूम होगा, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2-2 साल में रोटेट होते रहते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकती है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, याद रखिएगा, इसकी मीट जो है काउंटर टेररिज्म के लिए, मीट दिल्ली और मुंबई में हो रही है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2-day मीटिंग इन इंडिया ऑन काउंटर टेररिज्म फोकस ऑन डीलिंग विद द यूज ऑफ इंटरनेट, न्यू पेमेंट मैकेनिज्म एंड ड्रोन्स बाय टेररिस्ट। अब क्या है ना बेटा, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है वैसे वैसे आतंकवाद भी जो है वो एडवांस होता जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी से वैसा तो है नहीं कि सिर्फ जाहिली हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। तो आजकल आतंकवादी भी जो है इंटरनेट और नए पेमेंट सिस्टम और ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आतंकवादी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आतंकवाद भी एडवांस हो रहा है ना भाई। ओसामा बिन लादेन कहने को तो आतंकवादी था, लेकिन वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी था, न्यूक्लियर इंजीनियर था, सॉरी। उसके अलावा ये अल जवाहिरी आपने सुना होगा, जो ये अलकायदा का बड़ा आतंकवादी था, वो जो है एक ज़माने में डॉक्टर रह चुका है, ठीक है। तो भाई साहब, ये ब्रेन वॉश जो लोग हैं, ये अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में रहकर भी इस तरह के रास्ते को चुनते हैं, ठीक है बेटा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीट है, किस तरह से जो एडवांस पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं, इंटरनेट है, ड्रोन्स का इस्तेमाल है, इसको कैसे आतंकवादी करते हैं इस्तेमाल, तो उस पर काउंटर कैसे किया जाए। तो काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। तो इसका थीम क्या था, तो काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका इस्तेमाल जो टेररिस्ट पर्पस के लिए हो रहा है, उसे काउंटर कैसे किया जाए, ठीक है। अब देखिए
काउंटर टेररिज्म कमिटी of the United Nations Security Council. The United Nations CTC, comprising of all 15 members of the Security Council, was established as the resolution 1373 on 28 सितंबर 2001. तो अब देखिएगा 28 सितंबर 2001 को ये बनाई गई थी। अब जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं क्यों बनाई गई होगी। 9/11 के हमले के बाद इसे बनाया गया था। तो काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNCTC, इसके अंदर टोटल 15 सदस्य हैं, जो 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट। Acting under the Chapter 7 of the United Nations Charter, International Peace and Security, the Security Council adopted the resolution to enforce counter-terrorist measures in United Nations member state. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली और मुंबई में हो रही है, ठीक है। हाँ जी, आगे। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ये देखिएगा भाई साहब, पत्थर पांचाली बेस्ट इंडियन मूवी एट FIPRESCI, क्या बात है, ठीक है। हाँ जी, सत्यजीत रेस फीचर फिल्म पत्थर पंचाली हैज बीन नेम्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, क्या बात है। तो भारत में अगर सिनेमा का इतिहास देखें तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के आसपास हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का भारत में सिनेमा का जो है समय हो चुका है और लाखों मूवीज भारत में बनाई गई। अब आपसे कोई कहे कि आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज होती हैं जो आपकी फेवरेट होती हैं। या आपसे कोई पूछे कि बॉलीवुड की अच्छी मूवी, सबसे अच्छी मूवी कौन सी, तो आप शायद ना बता पाए। लेकिन जो इंटरनेशनल जो कमिटी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, याद रखिएगा ये फेडरेशन है फिल्म क्रिटिक्स का, और इनका कहना है कि सत्यजीत राय, जो हमारे देश के महान डायरेक्टरों में शामिल थे। सत्यजीत रे आप जानते होंगे, जिन्होंने एक बहुत फेमस मूवी और बनाई थी, शतरंज के खिलाड़ी, जो लखनऊ के नवाबों के ऊपर बनाई गई थी 1857 की क्रांति के समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी मूवीज हैं। तो इसे कहा गया है कि वन ऑफ नेम द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम। तो ऑल टाइम की सबसे अच्छी मूवी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1955 फिल्म हैज रिसीव्ड द नंबर 1 स्लॉट इन द टॉप 10 फिल्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा लिस्ट, which was declared after a poll conducted by Indian chapters of FIPRSCI. As per the press release issued, the poll was conducted in secret and involved 30 members. तो भाई साहब, टॉप 10 फिल्मों में से जो है इसको टॉप नंबर 1 दिया गया है, और एक पोल हुआ था, इसमें 30 मेंबर्स थे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिटिक्स के, ठीक है। तो उसमें से जो है इसे बेस्ट मूवी माना गया है। 1955 की मूवी है, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स की अगर बात करें, एन एसोसिएशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल फिल्म क्रिटिक्स एंड फिल्म जर्नलिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिल्म कल्चर एंड फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट। इट वाज फाउंडेड जून 1930 इन ब्रसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रेसिडेंट इसके एलन टैस्कियान हैं, हेडक्वार्टर जर्मनी में है। टाइप ऑफ बिजनेस फिल्म क्रिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यह अब्रीविएशन, और जनरल सेक्रेटरी क्लॉस एल्डर हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे। फीजी टू होस्ट 12 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फीजी आप जानते हैं एक छोटा सा कंट्री है आपका पैसिफिक में, पैसिफिक का एक छोटा सा कंट्री है, इसका नाम है फीजी, और वहां पर 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो फीजी इज द फर्स्ट कंट्री इन द पैसिफिक to hold the 12th World Hindi Conference. The conference is taking place under the aegis of the Ministry of External Affairs and the Government of Fiji from 15 से 17 फरवरी 2023, ठीक है। अब देखिएगा, तो 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ फीजी के बीच होगी, ये 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में फीजी में कराई जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The World Hindi Conference in Hindi, विश्व हिंदी सम्मेलन, is a world conference on the Hindi language. It consists of several Hindi scholars, writers and laureates from different parts of the world who contribute to the language. ये हर 3 साल में एक बार होती है, पहली बार 1975 में हुई थी, याद रखिएगा। तो दुनिया भर के जो लॉरेट्स हैं, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये इस बार फीजी में होगी 2023 में, याद रखिएगा, ठीक है। 11 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, याद रखिएगा, और ये 12वीं जो है बेटा वो यहाँ पर होगी, ठीक है। ओके, आगे।
ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन बिगेस्ट जंप इन 2021, क्या बात है, देखिए भाई। WMO World Meteorological Organization Greenhouse Gas Bulletin reported the biggest year-on-year jump in methane concentrations in 2021 since systematic measurement began in nearly 40 years ago। बहुत अच्छी। तो भाई साहब, एक तरफ तो पूरी दुनिया कह रही है कि भैया पेरिस अग्रीमेंट का जो कहना है कि हम पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को बचाएंगे और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करेंगे। बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और सूरज की गर्मी, इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तरफ तो दुनिया कह रही है कि भैया हम तो काम कर रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन बेटा ऐसा कभी हो नहीं सकता, सत्य बताऊं मैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी कभी साथ नहीं चल सकती। और ये समय जो है ना, ये मटेरियलिस्टिक समय है, ये इकोनॉमिक दौर का समय है। और इकोनॉमिक दौर में भाई साहब, अगर आप इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे तो एनवायरनमेंट कभी सस्टेन नहीं कर सकता। तो 2021 कह रहे हैं कि 40 साल के इतिहास में जब से मेजरमेंट शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है। द रीजन फॉर द एक्सेप्शनल इंक्रीज इज नॉट क्लियर बट सीम्स टू बी अ रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेस। क्या बात है। तो कहना है कि क्लियर तो नहीं है, हालांकि मैं बता सकता हूं कि क्यों इस बार थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 2020 कोविड में पूरा बर्बाद हुआ, तो जब कंपनियां इंडस्ट्रीज खुली तो दबा कर प्रोडक्शन किया गया, जिसके वजह से जो है बेटा इसका राइस थोड़ा ज़्यादा है। An annual report of the United Nations World Meteorological Organization WMO is the specialized agency of the UN for meteorology, weather and climate, operational hydrology and related geophysical sciences। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। चलो, आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी बताइएगा। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। अब आप बताना होगा, बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक लेवल्स ऑफ द थ्री मेन ग्रीन हाउस गैसेज वार्मिंग अवर प्लैनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, all reached new record high in 2021. This is the result of both biological and human induced process. Emission will also increase by 10.6% by 2030 फ्रॉम 2010 लेवल। तो देखो भैया, एक तरफ तो 2030 में हमें यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2030 तक जो एमिशन है वो 10.6% बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू 2010। वेरी गुड। तो ये तो विरोधाभास हो गया भाई साहब। एक तरफ पूरी दुनिया कह रही है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर रहे हैं और लंबी लंबी बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ भाई साहब यहाँ पे ऐसा चल रहा है। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा आज का करंट अफेयर्स पूरा। कैसा रहा आप लोग को जल्दी बताइएगा। लेकिन हमारा करंट अफेयर्स तब तक पूरा नहीं है जब तक हम क्वेश्चंस ना करें। तो भाई, करंट अफेयर्स तो हो गया, अब क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शन रूरल एरियाज। तो रिसेंटली गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम। आप जानते हैं भारत में हरियाणा वगैरह पहले भी ये अचीव कर चुका है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी रिसेंटली अचीव किया है भाई साहब गुजरात ने, जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन जिसे शुरुआत 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की थी, ताकि फंक्शनल टैप होल्ड वाटर कनेक्शन 2024 तक भारत के सभी घरों में पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। Which is the crop approved by the Genetic Engineering Appraisal Committee that will India's first transgenic food crop? जल्दी बताइएगा। तो किसे अप्रूव किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने? भारत का पहला ट्रांसजेनिक फ्रूट क्रॉप होगा वीट, टोमेटो, मस्टर्ड या मेज। बहुत अच्छा। हमारे देश में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसे GEAC कहते हैं, ये रेगुलेटर है, और राइट आंसर इज मस्टर्ड। मस्टर्ड इज द राइट आंसर। मिनीकॉय, खुंडी बीच एंड कार्डमंड बीच दैट रिसेंटली रिसीव द ब्लू फ्लैग बीचेस लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जल्दी, कहां पर स्थित है, किस स्टेट या यूटी में स्थित है? मिनीकॉय की ठुंडी बीच और कार्डमंड बीच, ये कहां स्थित है? लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। टाटा एंड एयरबस आर गोइंग टू सेट अप अ प्रोडक्शन यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C-29, C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हाँ जी, तो C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IAF का, हाँ जी, टाटा और एयरबस कहां पर सेटअप करेंगे? राइट आंसर विल बी
वडोदरा, वडोदरा इज द राइट। The United Nations Security Council two-day meet in India on counter-terrorism is to held in which two cities? हाँ जी, तो काउंटर टेररिज्म मीटिंग है, याद रखिएगा, ये आपका जयपुर दिल्ली में, अहमदाबाद जयपुर में, मुंबई अहमदाबाद में, दिल्ली मुंबई में, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ए। तो दिस एंड्स विद योर टुडेज करंट अफेयर। ये बेटा हमारा एनडीए और अग्निवीर एग्जाम्स का जो है आपका जो डेली शेड्यूल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। टीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम का ये हमारा शेड्यूल है। सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये हमारी एम्बाइब की ऐप है। अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाकर ऐप को डाउनलोड करें और अपनी सारी की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए एग्ज़ाम से ज़रूरी, वो सब यहाँ पर मिलेंगी। आप हमसे जो है अपने डाउट्स सीधे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पढ़ाई तो हमने कर ली लेकिन हमें तो पीडीएफ भी चाहिए। पीडीएफ चाहिए तो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इट वॉज रियली नाइस टीचिंग यू ऑल। हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड Keep imbibing. We believe in you.